सोचिए एक ऐसा मुजरिम जिसके एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और जनता सब खिलाफ हो, और वहीं पे उसकी पटिशन प्रेसिडेंट तक रिजेक्ट कर दें, और वहीं पे दूसरी साइड पे उसी मुजरिम के सपोर्टर्स भी इतने हो जो उसके मरने के बाद भी उसके लिए लड़ रहे हो। आज का ये हमारा ऐसा पहला केस है जिसमें हमारा जो फोकस होगा वो मेन उस मुजरिम, उस कल्प्रिट पे होगा, ना कि उस विक्टिम पे। ये केस एक स्टेट ऑफ द आर्ट केस इसको बोला गया था। तो चलिए जानते हैं कि इस केस में क्या हुआ, उस मुजरिम के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो केस तो कभी सॉल्व नहीं हुआ पर उस मुजरिम को सजा जरूर मिली, और वो भी ऐसी कि उसने पूरी इंडिया के अंदर उस टाइम पे एक तरफ अपने दुश्मन बना लिए और एक तरफ अपने फैन बना लिए। तो आज के केस में हम बात करने वाले हैं धनंजय चटर्जी वर्सेस जुडिशरी के बारे में। तो बात है 1987 की, जहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में भवानीपुर तो बात है वेस्ट बंगाल के अंदर भवानीपुर नाम की एक जगह में, जहाँ पे आनंद अपार्टमेंट था। उस आनंद अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी में एक धनंजय चटर्जी नाम का व्यक्ति काम करता था, और वहीं पे एक और फैमिली थी जो 1987 में गुजरात से कोलकाता आई थी, और वो उसी आनंद अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पे रहती थी। अब इसमें सिमिलरिटी क्या है वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बट केस में आगे बढ़ते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। आराम से सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी भी अपना काम कर रहा होता है, और वहीं पे जो पारेख फैमिली होती है वो भी अपना जीवन का गुजर बसर 3rd फ्लोर पे आराम से कर रही होती है। दोनों ही जगहों पे कुछ भी दिक्कत नहीं होती, सब बढ़िया चल रहा होता है। पर तभी जो पारेख फैमिली है, जिसमें नागरदास पारेख, यशोमती पारेख और उनके 2 बच्चे भावेश पारेख और हेतल पारेख आराम से रह रहे होते हैं, और हेतल उस टाइम पे स्कूल में पढ़ रही होती है। 1987 से 1990 स्टार्ट हो जाता है, और उस टाइम पे हेतल 10th क्लास के एग्जाम दे रही होती है SSC बोर्ड के। तो उसका टाइमिंग होता है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। तो जब वो एक दिन स्कूल से घर आ रही होती है, तब वो एकदम से घर आके अपनी मम्मी को बताती है कि नीचे जो गार्ड है वो उसको गलत कमेंट पास कर रहा है, और उसकी मम्मी उस टाइम पे उसको इग्नोर कर देती हैं। और ये वही गार्ड है धनंजय चटर्जी जो 1987 में आनंद अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने आया था, और ये इन लोग से पहले वहाँ से जॉब कर रहा था। पर इस बीच 3 सालों में उसकी शादी हो जाती है पूर्णिमा चटर्जी नाम की एक महिला से। 1989 में धनंजय शादी कर लेता है, पर इसमें आप ये देखो कि वो अपनी बीवी को, मतलब पूर्णिमा चटर्जी को, ये बताता है कि वो CSF में है। पर शादी के कुछ समय बाद उसकी बीवी मतलब पूर्णिमा को पता चलता है कि वो तो झूठ बोल रहा है, बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। पर बेचारी पूर्णिमा कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर अब वो कुछ करती तो उसकी जिंदगी तो खराब होती होती। इससे अच्छा है कि वो ये कड़वा घूंट पी ले और अपने शादी को बचा के कंटिन्यू करके चले। तो उनकी शादी को भी 2 साल हो जाते हैं। 1990 में आराम से पारेख फैमिली रह रही होती है, चटर्जी भी अपना जॉब कर रहा होता है। पर पहला इंसिडेंट ये होता है जब हेतल अपने घर पे बताती है कि धनंजय उसको ईव टीज कर रहा है। पहले उसकी मम्मी इग्नोर कर देती है, पर जब दूसरी बार ऐसा होता है तब वो अपने घर पे जाके बताती है स्कूल से आने के बाद लगभग 1:30 बजे कि फिर से धनंजय ने उसको गंदी नजरों से देखा, और इस बार उसने उसको बहुत ही गंदी तरीके से पिक्चर चलने को बोला। 1990 में ये बहुत छोटी बात नहीं थी एक पिक्चर देखने जाना, और इस बार यशोमती पारेख जो होती हैं वो इस बात को सीरियसली लेती हैं, और वो तुरंत अपने हस्बैंड को फोन मिलाती हैं, और वो वहाँ से वापस आते हैं, और वो लोग सोसाइटी में जाके उस एजेंसी के मैनेजर से कंप्लेन करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है और उसको अभी के अभी एक्शन लेना पड़ेगा। तो जो मैनेजर और सोसाइटी की कमेटी होती है वो धनंजय को वहाँ से ट्रांसफर कर देती है, और उसको वहाँ से जाना होता है। यहाँ तक आपको एक स्टोरी पता चल गई। आपको लग रहा होगा कि सॉल्व हो गया, धनंजय को कहीं और शिफ्ट कर दिया, बाकी 4 फैमिली अपना आराम से रह रहे हैं वो लोग। पर नहीं, 1 मार्च को सुबह 6 बजे धनंजय अपनी ड्यूटी पे वापस आता है, जबकि उसको तो कुछ दिनों पहले ही वहाँ से निकाल दिया गया है कि उसको ट्रांसफर होगा। पर तब भी वो अपनी ड्यूटी पे सुबह 6 बजे आता है, और उसकी ड्यूटी दिन में 2 बजे तक खत्म हो जाती है। पर फिर भी वो अपनी ड्यूटी पे अपने घर नहीं जाता, बल्कि वहीं सोसाइटी पे रहता है। तब एकदम से 5:20 पे हेतल की मम्मी नीचे उतर के आती हैं अपने 3rd फ्लोर से, और मंदिर की तरफ जा रही होती हैं। जो धनंजय चटर्जी होता है वो बोलता है कि मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है, अपने मैनेजर से मिलना है। बट जो उसके साथ वाला गार्ड होता है वो पूछता है कि भैया तुम्हें क्यों जाना है वहाँ पे? तो बोलता है कि मैनेजर से मिलना है और बस मैं मिल के वापस आके निकल जाऊंगा। तो 5:20, अब यहाँ सबको टाइम याद रखना है, 5:20 पे हेतल की मम्मी उतर के मंदिर जाती है। 5:20 से 5:25 के बीच में धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पे जाता है, और काफी टाइम बीत
जाता है, 20-25 मिनट हो जाते हैं, एकदम से वहाँ पे मैनेजर आते हैं उस सोसाइटी को, पूछते हैं कि ये कहाँ है आज, ये तो उसका तो ट्रांसफर होना था। तो वो गार्ड बताता है कि नहीं, आज वो नहीं गया, आज यहीं पे आया है। तो वो बोलता है अभी कहाँ है। तो तब वो उसके जो साथ वाला गार्ड होता है वो बाहर जाके 3rd फ्लोर पे आवाज लगाता है। तो तुरंत वहां से बाहर धनंजय खिड़की से झांकता है और बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ उतर के, और वो लिफ्ट पकड़ के 5 मिनट में उतर के चला आता है। और ऐसे ही 5:35 से 5:40 हो जाते हैं, और जो हेतल की मम्मी होती है वो मंदिर से वापस आती हैं और अपने फ्लोर पे जाती हैं, और वहां पे जब वो गेट खड़खड़ाती हैं तो उनका गेट नहीं खुलता। अब देखो, उस टाइम पे टेलीफोन आम नहीं होते थे, पर पारेख फैमिली के अंदर टेलीफोन उनके घर में था। काफी अच्छी फैमिली, स्टेबल थी वहाँ पे। तो मम्मी बाहर से गेट खड़काती हैं पर अंदर हेतल गेट नहीं खुलती है। सोसाइटी वाले आते हैं, वो भी गेट खड़काते हैं पर तब भी कुछ नहीं होता। फिर थोड़ी मेहनत के बाद गेट टूटता है और 5:45 पे जब वो अंदर पहुंचती हैं तब उनको दिखता है कि उनका घर का पूरा सामान तहस नहस है, जैसे मानो किसी ने अंदर आके चोरी करी है। और जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि उनकी बेटी हेतल, 16 साल की लड़की, उनकी प्यारी बिटिया, लहूलुहान पड़ी हुई है, कपड़े भी फटे हुए हैं, चेहरे पे चोट है। और वो अपने हस्बैंड को फोन करवाते हैं और उनके हस्बैंड 20 से 25 मिनट में अपने ऑफिस से घर चले आते हैं। हेतल का भाई भी अपने घर चला आता है और वो लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं पुलिस कंप्लेन कराने के बाद। और जब बॉडी का पोस्टमार्टम होके वापस आता है और इधर जो धनंजय है वो भी कहीं, उसका भी अता पता नहीं चल रहा होता है, तो पुलिस जब तहकीकात करना शुरू करती है तो उनको वहां से घर के अंदर से एक घड़ी चोरी हुई मिलती है, एक टूटा हुआ बटन मिलता है और एक सोने की चेन मिलती है। जब ढूंढते हैं अगल बगल तो पता चलता है कि वो जो एक घर के बगल में एक काम करने वाला सर्वेंट रहता है वो चेन उसकी थी, तो वो चेन उसको ले लेता है। फैमिली कहती है हेतल की कि एक घड़ी हमारी चोरी हुई है और वो जो बटन है। अब जब नीचे गार्ड से पूछते हैं तो वो गार्ड बोलता है कि अरे ये तो सेम वही क्रीम कलर की शर्ट है जो अभी धनंजय पहना हुआ था। और सारा शक चला जाता है धनंजय पे, क्योंकि वो ना तो वहाँ पे था, उसकी ही कंप्लेन हुई थी, जिन्होंने कंप्लेन करी उन्हीं की बेटी बेचारी मौत के घाट उतर गई और वो ही गायब है। और वहां से केस शुरू होता है। सब लोग धनंजय के पीछे पड़ जाते हैं कि भैया हमें पता चल गया खूनी कौन है। और वहाँ पे वो गार्ड भी बताता है कि हाँ मैंने भी देखा था 5:20 पे इनको ऊपर जाते हुए धनंजय को, और फिर इनकी मम्मी नीचे आई और वो मंदिर गई। और ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं और 5 मार्च का पूरा टाइम निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे ही पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि हेतल की बॉडी पे टोटल 21 चाकू से भोंकने के निशान है, जो कि आपको इस फोटो में भी दिख रहे होंगे। तो टोटल 21 बार उसको चाकू से भोंका गया। और ये सुन के पूरे वेस्ट बंगाल के कोलकाता के एरिया में मानो जनता सड़क पे उतर आई हो, गुस्से से भर आई हो कि एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका जान बचाने का वो था, उसी ने एक 16 साल की बेटी को मार दिया। और रिपोर्ट में ये भी निकलता है कि उस लड़की के साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है, मतलब फिजिकल रिलेशन भी उसके साथ बनाए गए हैं। और काफी दिन निकल जाते हैं। लगभग 5 मार्च को ये वारदात हुई थी और वहां से 12 मई हो जाता है। लगभग 2 महीने बाद फाइनली धनंजय को पकड़ा जाता है और उसको पकड़ने के लिए एक स्पेशल डिटेक्टिव एजेंसी भी लगी होती है, जिसकी वजह से वो पकड़ में आता है। और लक की बात देखिए कि धनंजय के घर में भी वही घड़ी मिलती है जो घड़ी हेतल की फैमिली के घर से चोरी हुई थी। और धनंजय के ऊपर 3 केसेस का चार्ज लगा है, पहला रॉबरी, दूसरा मर्डर और तीसरा फिजिकल असॉल्ट का। अब धनंजय को सीधा सेशन कोर्ट फांसी की सजा सुना देता है। फिर वो पिटीशन जाती है उसकी हाई कोर्ट पे, तो अलीपुर के सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट भी उसको फांसी की सजा सुनाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी उसको फांसी की सजा सुनाता है। और सब लोग उसके प्रोटेस्ट के, उसके अगेंस्ट बाहर आके चले जाते हैं। पर यहाँ पे एक बात कॉमन थी कि धनंजय बार बार मना कर रहा था कि मैंने उसको नहीं मारा है, मैंने उसको नहीं मारा है, मैंने उसको नहीं मारा है। यहाँ पे धनंजय की फैमिली भी उसको पीछे छोड़ देती है। पर एक तरफ धनंजय का जब बारे में पता चलता है तो एक तरफ उसके सपोर्ट में ह्यूमन राइट्स और उससे जुड़े हुए लोग आ जाते हैं। वो धरना देते हैं कि ये गलत है और कोई भी किसी को मारने के लिए ऐसी सजा नहीं दे सकता है जान की। पर जब धनंजय की पिटीशन प्रेसिडेंट के पास जाती है तो प्रेसिडेंट भी उसकी इस पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस बोल के कि एक गार्ड, जान बचाने वाले ने ही जान ले ली, ऊपर से एक दुष्कर्म भी किया, उसको फांसी की सजा बोल देते हैं। पहली उसकी जो फांसी की डेट निकल के आती है वो होती है 25 जून 2004। पर क्योंकि वो 24 जून 2004 को प्रेसिडेंट को एक खत लिख देता है अपनी फांसी की सजा को डलवाने के लिए, तो उसकी फांसी की सजा उस टाइम पे चेंज हो जाती है। पर क्योंकि हर तरफ से उसको रिजेक्शन मिला, सबने उसको मुजरिम मान लिया, एक दरिंदा मान लिया, इस वजह से उसकी जो अगली डेट निकल के आती है 15 अगस्त 2004 सुबह 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में।
और क्योंकि हम सबको ही पता है कि जब किसी को फांसी होती है तो उसके लिए एकदम करेक्ट टाइम पे उसको फांसी देनी होती है। इस वजह से जेल के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो कुछ वकील, डॉक्टर्स, वो सब, और साथ में वो जो जल्लाद है। और मजे की बात तो ये थी इसमें कि जो जल्लाद थे वो उनकी फाइनल फांसी होती है, मतलब उनका लास्ट टेन्योर होता है जो उनको धनंजय को देना होता है। तो करेक्ट 4:30 बजे जल्लाद जो होते हैं वो फांसी के फंदे का गियर खींचते हैं, उसकी जान वहीं पे चली जाती है। डॉक्टर्स आते हैं, कंफर्म करते हैं कि धनंजय जिंदा है कि मर गया है, तो उसको मरा हुआ घोषित करते हैं और उसकी बॉडी को कोई लेने नहीं आता है, तो उसको वहीं पे जेल में ही उसका क्रिमेशन किया जाता है। पर वो मरने से पहले पुलिस बताती है कि जब वो उसको सुबह सुबह उठाया गया था उसको नहलाने के लिए और उसको नए कपड़े दिए गए थे पहनने के लिए, तब वो पुलिस वाले से पूछता है कि क्या अब मैं फ्री हो जाऊंगा और मेरे मरने के बाद भी क्या ये केस चलता रहेगा? तो वो कोई भी जवाब नहीं देते हैं और फांसी हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अभी कोलकाता के अंदर ही इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस इंडिया की कुछ स्कॉलर्स, कुछ वकील और कुछ जर्नलिस्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि धनंजय जो मरते वक्त भी ये बोल रहा था कि मैंने ये कोई भी खून नहीं किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब वो लोग रिपोर्ट्स चेक करते हैं और एक कंक्लूजन पे आते हैं, तब पता चलता है ऐसी चीज जो कि सबको दो तरफ में डिवाइड करने वाली होती है। तो अब हम वापस चलते हैं 5 मार्च। तो नीचे जो गार्ड होता है जो गवाही देने जाता है और बोलता है कि हाँ हमने तो पुलिस में ये बताया था कि वो आते हुए देखा, पर कोर्ट में वो जाके कहता है कि हमने तो उसको जाते हुए देखा था। तो उसकी बात थोड़ी सी डाइसी लगती है, प्लस जितने भी गवाह और होते हैं उनकी बात थोड़ी डाइसी लगती है। और वो जो स्पेशली जो हेतल की फैमिली होती है वो अपनी बेटी के मरने के बाद वहां से छोड़ के मुंबई चले जाते हैं। मतलब ये कैसी फैमिली। और मोस्टली अगर 7 में से 5-4 हियरिंग्स में तो उनकी फैमिली आती है, बाकी की हियरिंग में उनकी फैमिली आती भी नहीं है। फिर कुछ और इंसिडेंट ऐसे मिलते हैं कि अगर वो 5:20 पे ऊपर गया, उसकी मम्मी उतर के आई है और नीचे जो गार्ड था वो भी उसको 5:40-45 पे आवाज देता है। और क्योंकि रिपोर्ट में ये लिखा था कि हेतल ने मरने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ पैर चलाए थे, पर जब धनंजय की बॉडी फांसी के बाद चेक हुई तो उसकी बॉडी पे कोई भी निशान नहीं था ऐसा, या फिर जब वो सड़ा गया तब भी कोई ऐसा निशान नहीं मिला गहरी चोट का। जबकि हेतल के नाखूनों में और उसके बॉडी पे जो स्किन और ब्लड का वो मिला था, फ्लैश का, वो धनंजय के डीएनए से मैच ही नहीं हुआ। फिर कैसे उसको मुजरिम ठहरा दिया गया? सेशन कोर्ट ने भी उसको मुजरिम ठहरा दिया, हाई कोर्ट ने भी उसको मुजरिम ठहरा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मुजरिम ठहरा दिया, इवन प्रेसिडेंट तक ने उसकी बेल की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब आते हैं उस घड़ी पे जो चोरी हुई थी। तो उस घड़ी को जब चेक किया गया, उस घड़ी के ओनर के पास गए, जो कि हेतल की फैमिली बार बार उनसे मांग रही थी, पर पुलिस वालों ने नहीं दी, पता नहीं कैसे, बट उनको नहीं दी। तो भैया जब पता चला उस दुकान के पास सीरियल नंबर देखा गया तो पता चला कि उस बिल पे 2 घड़ियां थी, बट एक का सीरियल नंबर अलग था और एक का सीरियल नंबर अलग। और जो घड़ी धनंजय के घर से मिली उसी ने खरीदी थी उस दुकान से, बल्कि वो घड़ी नहीं थी जो हेतल के घर से चोरी हुई। और रही बात उस बटन की, जब उस बटन को चेक किया गया उस शर्ट से जो धनंजय उस वारदात वाले दिन पहना था, तो वो भी मैच नहीं हुआ। सोच रहे हो तुम लोग कि वो भी मैच नहीं हुआ। और 20 मिनट में कोई लिफ्ट से ऊपर जाएगा? ऑब्वियसली अगर उसने कंप्लेन करी थी हेतल ने और धनंजय उसको छेड़ रहा था, वो घर के अंदर इसे आसानी से कैसे आने देगी? और मान लो वो अंदर घुस भी जाता है तो गेट अंदर से कैसे लॉक था जब धनंजय बाहर निकल के आया? अंदर से कैसे लॉक हो सकता है कि तोड़ना पड़े और धनंजय बाहर हो? फिर अगर हेतल ने उसके साथ हाथापाई करी थी तो कहाँ है वो खून के निशान? और 20 मिनट के अंदर कोई इंसान तीसरे फ्लोर पे जाएगा, गेट तोड़ देगा, किसी के साथ फिजिकल रिलेशन। और हाँ, वो जो फिजिकल रिलेशन के निशान थे और जो उसके पैरामीटर्स थे वो ऐसे थे कि जैसे किसी ने कंसेंसुअल रिलेशनशिप जो है इंटीमेट हुए हैं वो लोग, ना कि ऐसा किसी ने जबरदस्ती करी हो। तो वो भी गलत निकलता है धनंजय के बारे में। और अगर आपको ये रिपोर्ट पढ़नी है पूरी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, शायद आपको मिल जाए वो। तो अब आप ये देखो, आप ये डिसाइड करो कि असल में गलतियां किससे हुई। क्या धनंजय ने सच में वैसा किया? अगर वैसा किया तो उसके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं मिला? और 20 मिनट में कोई कैसे इतनी सारी चीजें कर आएगा? अपने ऊपर से खून भी साफ कर लेगा, अपने कपड़े भी बदल लेगा। और वहां पे उसके मैनेजर ये भी बताते हैं बाद में जब पूछा जाता है कि धनंजय आया था, उनसे जब उनकी बात हुई तो वो बता रहा था कि मुझे ज्वाइनिंग मिल गई है, मैं 4-5 दिन में चला जाऊंगा 5 मार्च के बाद, और अभी मैं यहाँ से सीधा अपने गाँव जाऊंगा। इस वजह से मैं अपनी ड्यूटी से पहले आया था और ड्यूटी के देर तक रुका था, और मैं अपने कपड़े भी साथ में लाया था जो मैं सीधा गाँव चला जाऊंगा क्योंकि उसके यहाँ वहाँ पे किसी का जनेऊ संस्कार था। तो एंड में कंक्लूजन ये निकलता है कि हेतल पारेख को किसने मारा, और अगर धनंजय ने नहीं मारा तो धनंजय को एक फांसी की सजा
सजा क्यों दी गई, तो था ना ये केस थोड़ा सा अजीबोगरीब। आज की वीडियो थोड़ी सी ऐसे बनी है क्योंकि आज ये वीडियो के टाइम पे मेरा बर्थडे है और मैं ऐसे घर से बाहर निकल आया था, पर मेरे पास मेरी रिकॉर्डिंग के लिए माइक तो था पर मैं स्टैंड लेके नहीं आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आप देख रहे हो, चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। बट यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये वीडियोस बढ़े ताकि हम और वीडियोस आपके लिए बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।